अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं एक मतवसत मगर तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती हूं। हम 4 बहनें और 2 भाई थे। बड़ा भाई ज़हनी तौर पर कमज़ोर था, जबकि छोटा होशियार था और वो कारोबार करता था। वालिद साहब इंजीनियर थे, पहले पाकिस्तान में मुलाजमत करते थे, मगर तनख्वाह कम थी, लिहाजा कमाने को सऊदी अरेबिया चले गए। वो वहाँ काफ़ी साल रहे और कमाकर पैसे वतन भेजते रहे, जिसकी वजह से हमें आसूदा हाली नसीब हुई और तर्ज ज़िंदगी भी बेहतर हुआ। पहले वो छुट्टी पर आते थे और थोड़े दिन रहकर वापस चले जाते थे। अब हर साल हमें सऊदीया बुलाने लगे। हम उस दिन का इंतज़ार करते थे, क्योंकि सऊदीया जाकर हम लोग बहुत खुश होते थे। मेरी तीनों बहनों की शादियां हो गईं और वालिदा बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने बताया कि उनको कैंसर है। ताहम वालिद साहब वतन नहीं आ पाते थे कि बीमारी में मेरी अम्मी और बड़े भाई की देखभाल करते। मुलाजमत करना उनकी मजबूरी थी। वो कमाने की खातिर ही परदेस गए थे। परदेस में कमाना आसान नहीं होता, बल्कि वहाँ घर बार से दूरी के बायस ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। मुसलसल जहन दबाव में रहता है। तभी वाले साहब भी परदेस की सख्तियाँ सहते हुए एक रोज़ अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। उनको जद्दा में हार्ट अटैक हुआ और वो जिंदा घर ना लौट सके। इस सदमे को अम्मी जान ने दिल पर लिया और वो भी जल्द अपने खालिक से जा मिली। अब घर में मैं और 2 भाई रह गए। एक तो ज़हनी माजूर था और दूसरा अपने काम में मसरूफ़ रहता था। उन दिनों मैं MA साल अव्वल में थी और यूनिवर्सिटी जाती थी, जबकि हमारी पुरानी मुलाजमा घर संभालती थीं। यूनिवर्सिटी जाकर मैं खुश थी, क्योंकि यहाँ दिल बहल गया था। 3 लड़कियाँ अच्छी दोस्त बन गई थीं और घरेलू परेशानियों को उनकी बातें कुछ देर के लिए भुला देती हैं। पहला साल अच्छा गुजरा था और MA साल अव्वल का आज आखिरी पर्चा था। इम्तिहान के बाद पार्टी थी और मैं बहुत खुश थी। पार्टी के दिन जब घर लौट रही थी, अचानक आतिफ से मुलाकात हो गई। वो किसी काम से यूनिवर्सिटी आया था। आतिफ मेरी अम्मी की सहेली का बेटा था और हमारे घर से थोड़े फासले पर उनका बंगला था। उनकी अम्मी अक्सर मेरी वालिदा के पास आती थीं और आतिफ भी साथ आया करता था। यूँ मेरी उसके साथ बचपन से दोस्ती थी, बल्कि लगाव कहना चाहिए। हमारे दरमियान अजनबियत भी न थी, क्योंकि बरसों का एक दूसरे के घरों आना जाना था। हम एक फैमिली के अफराद जैसे थे। यूनिवर्सिटी में वो किसी दोस्त से मिलने आया था। मुझे देखकर गाड़ी रोक ली और कहा कि चलो तुमको घर पहुंचा देता हूं। मैं भी बिला तामुल उसकी गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि बचपन का साथ था। इनकार की कोई वजह ना थी, बल्कि उसको देखकर मैं खुश हो गई थी। जितनी मैं खुश थी, आतिफ उससे भी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। गाड़ी में म्यूज़िक लगा हुआ था, जो हमारे दिलों की तर्जुमानी कर रहा था। आतिफ ने मुझे घर ड्रॉप किया तो मैंने कहा, आतिफ घर भी आ जाया करो। वो कहने लगा, किसी दिन ज़रूर आऊँगा, आज एक दोस्त से मिलना है। अगले दिन मेरे सेल पर SMS था। ओपन किया तो आतिफ का मैसेज था। उसने अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया था, जिस पर मैं मुस्कुरा रही थी। बहरहाल उस मैसेज से मुझे दिली खुशी हुई, जैसे ये बहार का कोई ताज़ा झोंका हो। मेरी अफसुर्दा ज़िंदगी में इस मैसेज ने प्यार का एक खुशबूदार फूल खिला दिया था। कुछ दिनों बाद नशेमा का फ़ोन आया कि चलो चलते हैं यूनिवर्सिटी, रिज़ल्ट का पता करना है। दूसरे रोज़ हम यूनिवर्सिटी गए। वहाँ मुझको बाबर ने चौंका दिया कि वो भी रिज़ल्ट पता करने आया हुआ था। मुझे लगा कि ये मेरी दोस्त नशेमा की मिली भगत है, वरना ये क्यों आज आया हुआ है। उसके बारे में बता दूं कि ये लड़का अक्सर मुझको देखा करता था। कई बार ऐसा हुआ कि करीब आया, जैसे बात करना चाहता है, मगर फिर बात ना कर सका। तभी मैं जान गई कि वो मुझसे बात करना चाहता है, मगर बात इसलिए नहीं करता था कि कहीं मैं बुरा ना मान जाऊं, बस दूर दूर से देखा करता था। मैंने तवज्जो नशेमा की तरफ दिलाई तो उसने कहा, गाजिया इससे बात करके देखो, आखिर क्या चाहता है। रहने दो, मुझे बात नहीं करनी। तभी वो बोली, अरे भाई ये इंसान है, कोई जिन भूत तो नहीं, आखिर बात कर लेने में क्या हर्ज है। मैं सोच में पड़ गई तो उसने एक नंबर मुझको दिया और कहा, फ़ोन पर बात कर लेना। लेकिन फिर उसी वक्त उसने खुद ही अपने सेल पर यह नंबर मिला दिया। पहले मुझे दिया। मैंने कहा कि तुम खुद बात करो। वो हेलो हेलो करता रहा तो नशीमा ने पूछा, क्या हाल है, इतने दिन कहाँ थे। बोला, मुल्तान गया हुआ था, कल ही आया हूँ और यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ। तभी नशीमा ने फ़ोन मुझे दिया कि लो बात कर लो। मैंने पूछा, आपका क्या नाम है। बोला, बाबर। क्यों हमें घूरते हैं। इस सवाल पर हम दोनों फिर खुद ही हंसने लगी। वो समझा कि मजाक उड़ाने को मुझे फ़ोन किया है। उसने फ़ोन बंद कर दिया। वापसी पर नशीमा के घर चली आई तो वहाँ फिर उसकी कॉल आ गई। मैंने हेलो कहा। वो समझा नशीमा है। कहने लगा, आपकी सहेली मेरा मजाक उड़ा रही थी क्या, इसीलिए उनको आपने फ़ोन में ला कर दिया था। वो हंसकर कहने लगी, मजाक नहीं उड़ा रही थी
तुमसे कुछ पूछ रही थी, जवाब दे दो। ये कहकर उसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। अच्छी सूरत को सभी देखते हैं, मैंने देखा तो क्या गुनाह किया। वो बोला, अच्छा खैर माफ़ किया, आइंदा नहीं देखना। अच्छा आइंदा नहीं देखूंगा, आप नज़र आएंगी तो आंखें बंद कर लूँगा। मुझे उसका जवाब बुरा नहीं लगा, ताहम मैंने फ़ोन बंद कर दिया। शाम को मैं घर में बैठी थी और चाय पी रही थी कि मोबाइल पर कॉल आ गई। मैंने पूछा कौन? जवाब मिला, मैं हूँ बाबर। मेरी कॉल पर आप नाराज़ तो नहीं है? नहीं, कहो क्या कहना चाहते हो। मैं आंखें बंद नहीं कर सकता, जब आंखें बंद हो जाएंगी तो वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। खूब, मैंने कहा, तुम अपनी आंखें खुली रखो तो बेहतर है। बहरहाल उसके बाद हमारी फ़ोन पर बातें होने लगीं, क्योंकि वो गुफ्तगू बहुत खूबसूरत करता था कि उसकी बातें सुनकर दिमाग मुअत्तर हो जाता था। शायद ऐसे ही लोगों के बारे में शायर ने कहा था कि उनकी बातों में गुलों की खुशबू। अब यूनिवर्सिटी खुल गई थी और खाली पीरियड में अक्सर मैं, नशीमा और बाबर इकट्ठा होते। हम चाय वगैरह भी इकट्ठे पीते थे। एक दिन नशीमा ना आई तो उसकी गैर मौजूदगी में बाबर कहने लगा, गाजिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था और काफ़ी दिनों से इरादा करके रह जाता हूँ। जी करता है आज कह दूँ। कह दो। मैंने भी शान बेनियाजी से कहा, गाजिया सुनो, तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत मानी रखती हो और मैं तुमको अपना जीवन साथी देखना चाहता हूँ। ये एक जायज़ ख्वाहिश है। उम्मीद है तुम इस इजहार पर बुरा ना मानोगी। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? इसलिए कि तुम मुझको अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं चुप रही तो वो कहने लगा, गाजिया अपना हाथ आगे करो। मैंने जब हाथ आगे किया उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेइख्तियार मेरी ज़ुबान से निकला, बस बाबर मैं इससे आगे नहीं जा सकती, और अपना हाथ खींच लिया। मैं चलती तो उसने आवाज़ दी, गाजिया प्लीज़ रुक जाओ, साथ चलते हैं। मैं ठहर गई और हम साथ बाहर आए। वो कहने लगा, चलो मैं अपनी गाड़ी में तुमको घर छोड़ दूँ। जब मैं घर पहुंची तो परेशान और सहमी हुई थी, क्योंकि बाबर ने इजहार मोहब्बत कर दिया था। अब उसके साथ रहना मानी रखता था और उसको छोड़ देने से वो रंजीदा होता। सोच रही थी क्या करूं, परेशान थी और इस परेशानी में फिर आतिफ याद आया। बार बार उसकी याद जहन के उफक पर मुंडलाने लगी। खुदा की करनी उसी वक्त आतिफ का फ़ोन आ गया। बोला, इतने दिन हो गए गाजिया, तुम मिली हो और ना फ़ोन किया है। मैं पढ़ाई में मसरूफ़ थी आतिफ, मैंने कहा। जिस रोज़ छुट्टी होगी तुम घर आ जाना, भैया भी होंगे, हमारे साथ खाना खाना। फिर मैंने ज़्यादा बात ना की, फ़ोन बंद कर दिया। मगर दिल बेचैन रहा क्योंकि फ़ोन जल्दी बंद कर दिया। क्या बाबर की वजह से? तभी सोचा कि बाबर को तो मैं जानती नहीं, जबकि आतिफ बचपन का साथी है और इन लोगों को हमारे घर वाले न सिर्फ जानते हैं बल्कि पसंद भी करते हैं। मेरे लिए यकीनन आतिफ ही बेहतर रहेगा। मुझे बाबर से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो अब अपना इरादा जाहिर कर चुका है। अगले रोज़ यूनिवर्सिटी आई तो वो मुंतज़िर था। आतिफ की वजह से मैं उससे किनारा करना चाहती थी, मगर ख्याल आया कि एक बार बाबर से बात करके उसको उसकी गलती का एहसास तो दिलाना चाहिए, वरना वो किसी झूठी आस में रहेगा। हकीकत ये थी कि वो बहुत अच्छा, सुलझा हुआ, मुहज़्ज़ब और ख़ूबसूरत इंसान था। अगर मेरे दिल में पहले से आतिफ का ख्याल ना होता तो मैं ज़रूर बाबर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा तस्लीम कर लेती। अब मुझे कहना ही पड़ा कि बाबर, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता, लिहाजा क्यों ना हम अलग रहें। वो बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं ज़बरदस्ती तुमसे बात नहीं कर सकता। अगर तुम चाहती तो मुझसे बात ना करती, ये तुम्हारा हक था। मैं तुमको कभी मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने बात की और मेरी मुराद बर आई। अब तुम चाहो तो मुझसे मिलो, चाहो ना मिलो। मेरे दिल में जो मकाम तुम्हारा है वो हमेशा रहेगा, इसको तुम नहीं छीन सकती। ये बातें कुछ इस तरह दुख से उसने कही कि मेरा दिल भी मोम हो गया और मैंने फैसला किया कि बाबर से मिलूंगी, बात भी करूंगी। जब सालाना इम्तिहान हो जाएंगे हमारे मिलने जुलने और बात करने का सिलसिला अज खुद मुनक़ता हो जाएगा। वक्त गुजरने लगा और हम इकट्ठे होते, बात करते। यूं वक्त के साथ साथ उसकी जगह मेरे दिल में बनती गई और बाबर मुझको अच्छा लगने लगा। मगर मेरे जहन से आतिफ का ख्याल भी न गया। गोया अब मैं ज़हनी तौर पर 2 कश्तियों में सवार थी और अपने अंजाम से बेखबर थी। एक दिन आतिफ घर आया तो उसने भी यही बात कही कि गाजिया, तुम्हारे इम्तिहान हो लें फिर अम्मी तुम्हारे भाई से रिश्ता तलब करेंगी। उम्मीद है तुम्हारी बहनें और भाई इनकार ना करेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुश होने की बजाय परेशान हो गई। उसने मेरी परेशानी को भांप लिया और पूछा, सच बताओ क्या बात है कि तुम मेरी गुफ्तगू सुनकर खुश होने की जगह परेशान हो गई हो। मैंने टालना चाहा मगर वो नहीं टला, बल्कि कसम दी कि सच बता दो वरना मैं भी परेशान रहूंगा और आइंदा तुमसे बात भी ना करूंगा।
इस पर मुझे बताना ही पड़ा कि यूनिवर्सिटी में एक लड़का है जिसका नाम बाबर है। वो मुझसे बात करता है और मैं चाहती हूँ कि उससे बात ना करूँ। आतिफ ने कहा, मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। तो फिर ऐसा करो, अगर वो तुमको अच्छा लगता है तो मुझे छोड़ दो। मैंने कहा, आतिफ, अगर उसके लिए मेरे दिल में ऐसी बात होती तो मैं उसको अपना लेती और तुमसे बात ना करती। वो मुझे पसंद नहीं है। अगर उसको मैं पसंद हूँ तो ये उसका मामला है और किसी के दिल पर उसका इख्तियार होता है, किसी दूसरे का नहीं। अगर तुमको वो पसंद नहीं है तो बात क्यों की? मुझे खबर ना थी कि उसके दिल में क्या है, इसलिए बात कर ली थी, मगर अब ना करूँगी, वादा रहा। वो कहने लगा, आज अच्छी तरह फैसला कर लो कि तुमने किससे वास्ता रखना है और किससे नहीं रखना है। बेहतर तो ये है कि उसी से वास्ता रखो और मुझे छोड़ दो कि वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो है। जब उसने ये कहा, मुझे यूं लगा जैसे मैंने आतिफ को नहीं, किसी बड़े ख़जाने को खो दिया है। मैं रोने लगी और तभी आतिफ को उसकी अहमियत का एहसास दिलाने लगी। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी और बाबर से ना मिलने का वादा किया तो आतिफ नरम पड़ गया। कहा, अच्छा ठीक है, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी माँ बरसों से तुमको बहू बनाने के ख्वाब देख रही हैं। यही तुम्हारी मरहूमा माँ की ख्वाहिश भी थी और मुझको आंटी मरहूमा की आरजू का पास है कि मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी। मैं हफ्ता भर यूनिवर्सिटी ना गई कि जाऊंगी तो बाबर से सामना होगा, वो वालेहाना मेरी जाने बढ़ेगा और मुझसे बात करेगा, तो मैं अचानक कैसे उसको धचका लगाऊं कि मुझसे बात मत करो। इसी सोच में थी कि बाबर का फ़ोन आ गया। कहा कि क्यों नहीं आ रही हो, खैर तो है? मेरा तो एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजरता, हर तरफ तुम ही तुम नजर आती हो। अब मैं एक रोज़ भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम नहीं आओगी तो मैं खुद तुम्हारे घर चला आऊँगा। उसकी बातें सुनकर मैं सुन्न हो गई। या अल्लाह, ये क्या कि एक तरफ मैंने आतिफ से शादी का वादा कर लिया है और वो भी संजीदा है, उसके और मेरे घर वाले हमारी शादी कराना चाहते हैं, और उधर इस दीवाने का ये हाल है कि वो मेरे घर आना चाहता है। मैं शदीद ज़हनी दबाव और कश्मकश का शिकार हो गई थी कि मैं अब दोनों ही का सामना नहीं कर सकती थी। मैंने दोनों से राब्ता ना किया तो आतिफ मेरे घर आ गया और शिकवे करने लगा कि मैं क्यों उससे बात नहीं करती, उसको फ़ोन भी नहीं कर रही। ये बातें मेरे भाई ने सुन ली। उसको बुरा लगा और उसने आतिफ की बहन को फ़ोन करके कहा, शादी एक अलग मसला है, मगर शादी से पहले इस तरह घर आकर मेरी बहन से तुम्हारा भाई बेतकल्लुफ़ हो, हमें पसंद नहीं है। ये अच्छी बात नहीं, तुम इसको समझाओ, वरना हम इसको अपनी बहन का रिश्ता ना देंगे। इस पर आतिफ की बहन बोली, भैया ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना हम इनकी मंगनी कर दें, फिर जब गाजिया के सालाना इम्तिहान हो जाएंगे तो हम शादी की तारीख रख लेंगे। मेरे भाई ने रुकैया को कहा कि तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता, जब तक वो कमाता नहीं शादी कैसे होगी। ठीक है, मैं आतिफ को समझाऊंगी कि वो कुछ काम करे, रुकैया ने जवाब दिया। उन्हीं दिनों बाजी आई, मेरी बड़ी बहन जिनका नाम आसमा है। उन्होंने मुझे कहा कि गाजिया, बेहतर है फ़िलहाल तुम आतिफ से राब्ता ना रखो, क्योंकि कोई भाई ऐसे लड़के से अपनी बहन का रिश्ता ना करेगा कि जिसका कोई कैरियर ना हो। रात को मैंने फ़ोन करके आतिफ को ये सारी बातें कहीं। वो बोला कि क्या कमी है हम में, हम खुशहाल और पढ़े लिखे लोग हैं, जब वक्त आएगा मैं कमाने भी लगूंगा। आतिफ को मेरी बातें सुनकर गुस्सा भी आया। कहा कि क्या दुश्मनी है तुम्हारे भाई को मुझसे, आखिर वो ऐसा क्यों सोचता है? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेहतर है कि तुम अपनी बहनों से बात करो, अगर वो राजी हों तो हम मंगनी कर लेते हैं। ये मुमकिन नहीं है आतिफ, भाई की रजा के बगैर हमारी मंगनी नहीं हो सकती। वो मायूस होकर बोला, गाजिया तुम ही बताओ फिर हम क्या करें? ये दुनिया हमें इकट्ठे जीने देती है और ना इकट्ठे मरने देती है। मैंने कहा, यही प्यार का दस्तूर है, तुम कुछ बनकर इज्जत से मेरा हाथ मांगोगे तभी हमको सच्ची खुशियां मिल सकेंगी। लिहाजा अपना वक्त मत ज़ाय करो और कुछ काम करने की सोचो। आतिफ ने बीए किया था, उसको अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वो खामोश रहा, लेकिन अब वो खामोश नहीं बैठ सकता था। एक बार फिर वो मुलाजमत के लिए सरगर्दा हुआ। जब कहीं बात ना बनी तब उसने बाहर जाने का सोचा कि वहाँ जाकर कुछ कमा लूँ। वो सऊदी अरेबिया चला गया क्योंकि उसके बड़े भाई भी वहाँ थे। उसके जाने के बाद कुछ दिन मैं उदास रही, फिर उसका ख्याल भुलाकर मैं बाबर से पहले की तरह मिलने और बात करने लगी। वो कहता था, गाजिया मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारूँ। वो ऐसी लच्छेदार बातें करता कि मैं उसकी बातों के जहर में खो जाती थी। मैं बाबर के ख़ानदान के बारे में तो नहीं जानती थी, अलबत्ता आतिफ की तरफ से दिल मुतमईन था और वो अच्छे ख़ानदान से था और उसके घर वाले सब हमको जानते थे। वो भी अच्छे लोग थे, लेकिन अब मामला सिर्फ आतिफ की वजह से उलझ गया था कि वो बैरूने मुल्क चला गया था। आंख ओझल पहाड़ ओझल। तभी मैं एक बार फिर बाबर के बारे में सोचने लगी थी
कि शायद यही मेरे हक में बेहतर हो। एक दिन मैंने सोच लिया कि आज बाबर से कहूँगी, अगर तुम वाकई मुझसे शादी के लिए संजीदा हो तो अपने घर वालों को हमारे घर भेज दो। मैंने जब उससे बात की तो वो बोला, आज तुम मुझसे यूनिवर्सिटी से बाहर मिलो, मैं तुमको कुछ सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। मैं उसके साथ छुट्टी के बाद चली गई। वो मुझको एक रेस्टोरेंट ले गया जहाँ हमने खाना खाया और फिर उसने खूबसूरत डब्बा निकाला जिसमें जेवरात थे। उसने अंगूठी मेरी उंगली में डाल दी और कहा कि अब ये नेकलेस और ब्रेसलेट भी पहनो। मैंने कहा, तुम क्यों इतने कीमती तोहफे लाए हो? कहा कि ये मेरी खुशी है। फिर नेकलेस पहनने पर बहुत इसरार किया तो मैंने पहन लिया और कलाई पर उसने ब्रेसलेट भी पहनाया। जब मैंने मना किया तो कहा कि अगर नहीं पहनोगी तो मैं इनको फेंक देता हूँ। जब इम्तिहान ख़त्म हो गए तो हमने यूनिवर्सिटी को खैरबाद कहा और फिर मेरा काफ़ी दिनों तक बाबर से मिलना ना हो सका। उन्हीं दिनों आतिफ की अम्मी हमारे घर आईं और मेरा रिश्ता बाकायदा तलब किया, क्योंकि अब आतिफ सऊदी अरेबिया में बहुत अच्छा कमा रहा था। उसने मेरे भाई की शर्त पूरी कर दी थी। घर वाले मेरी आतिफ से जल्द शादी करना चाह रहे थे और मैं अभी तक गू में थी कि क्या फ़ैसला करूं। बाबर का फ़ोन आया। कहा कि फ़ोन क्यों नहीं करती हो, जबकि मेरा जी चाहता है कि सारा दिन तुमसे बातें करूं और हमारी बातें भी ख़त्म ना हों। और बताओ मेरे गिफ्ट तुमको कैसे लगे? मैंने कहा कि मैं रोज़ उनको देखती हूँ और खुश होती हूँ, मगर बाबर एक बात तुम्हें बतानी है और वो ये है कि कहीं ये गिफ्ट मुझको वापस ना करने पड़े। अभी ये बात मैं कर रही थी कि भाई आ गए और मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ यूनिवर्सिटी गई। बाबर भी आया था। कहने लगा, चलो मेरे साथ, हम रेस्टोरेंट चलकर खाना खाते हैं। इस पर मैं परेशान हो गई और मैंने उसको कहा, बाबर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझको घर जल्दी जाना है। वो इसरार करने लगा कि ज़्यादा देर ना बैठेंगे और जल्द आ जाएंगे। तब मैंने कहा कि मुझे अपने दोस्तों को बताने दो, क्योंकि हमने साथ वापस जाना था और अब वो मेरा इंतज़ार करेंगी। मैंने नशीमा से कहा कि मैं बाबर के साथ जा रही हूँ, ये मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देगा, तुम लोग चली जाना और मेरा इंतज़ार मत करना। हम रेस्टोरेंट गए, खाना खाया। इतने में मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया जो बाबर के नंबर से एक रोज़ कबल भेजा गया था। मैंने उसके सामने पढ़ा लिखा था, बाबर आपके साथ संजीदा नहीं है, वो बहुत जल्द आपको छोड़ देगा क्योंकि वो शादीशुदा है और आप बाद में बहुत पछताएंगी। मैं आपका खैर खा हूँ। मैंने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया और जब बाबर ने ये SMS पढ़ा तो वो सोच में डूब गया। मैंने पूछा कि ये आपके मोबाइल से आया है, किसने किया है और क्यों किया है? वो इस बात का भी जवाब न दे सका। मैंने कहा, मैं ये सोच रही हूँ कि शायद आपने खुद किया है ताकि मेरा रद्द-ए-अमल देख सके। ये भी हो सकता है किसी ने शरारत की हो और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि ये सच हो। इस पर कहा कि नहीं, तुम्हारी तीसरी बात ठीक नहीं है। अब वो ऐसे चुप था जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। उसकी सारी शोखी हवा हो चुकी थी। तभी मैं हैरान थी कि मैंने तो इस मैसेज को इतनी संजीदगी से नहीं लिया। बाबर ने क्यों इस कदर असर लिया है? इस मुलाकात के बाद 10 रोज़ तक बाबर ने राब्ता ना किया। मैंने ही फ़ोन किया तो उसके दोस्त ने रिसीव किया और बताया कि ये मोबाइल मेरा है, बाबर ने मांगा हुआ था और मैंने ही आपको वो मैसेज किया था। बाबर मुल्तान चला गया है क्योंकि उसकी बीवी ने एक फर्जंद को जन्म दिया है और वो अस्पताल में है। वो मेरा मोबाइल घर ना ले जा सकता था, लिहाजा मुझे वापस कर गया है। तभी मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू रवां हो गए। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरा एक बार इससे राब्ता हो जाए ताकि मैं उसको ये कह सकूं कि बाबर तुमने जो किया बहुत बुरा किया। ऐसा धोखा किसी और से फिर मत करना, वरना अपने रब को नाराज़ कर लोगे, क्योंकि धोखाधही अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। उन्हीं दिनों आतिफ सऊदी अरेबिया से आ गया। उसके भाई भी साथ आए थे। उन्होंने मंगनी की रस्म करनी थी, वो हो गई। उसके हफ्ते बाद हमारी शादी हो गई क्योंकि आतिफ को वापस जल्दी जाना था और छुट्टी कम थी। वो मुझको पाकर बहुत खुश था। खुश तो मैं भी थी, लेकिन दिल में शर्मिंदा थी और खुदा की शुक्रगुजार भी कि उसने मुझे गड्ढे में गिरने से बाल बाल बचा लिया था। अगर बाबर का दोस्त बर वक्त मुझको खबरदार ना करता तो यकीनन मैं आतिफ की बजाय बाबर के हक में फ़ैसला कर लेती और इसके बाद आतिफ को खोकर एक शादीशुदा मर्द के चुंगल में फंस जाती तो सारी उम्र पछताती रह जाती। यूँ शादीशुदा मर्द लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, मगर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आतिफ मुझसे मुखलिस था, इसलिए खुदा ने उसका इखलास पसंद किया, जिसका इनाम भी मुझे मिला और आज मैं उसके साथ खुश व खुर्म ज़िंदगी गुजार रही हूँ। खुदा हर लड़की को ऐसी गलती से बचाए जो मुझसे सरजद होने वाली थी। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको क्या लगता है ज़्यादा गलती किसकी थी, बाबर की या मेरी? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।